हेलो एवरीवन, स्वागत है सॉल्ट एकेडमी में। अभी तक हमने मौर्य साम्राज्य और उसके बाद मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में देखा। अब मौर्य साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था, बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी शक्ति इतनी थी कि एक केंद्रीकृत सत्ता थी, पूरी सब कुछ एक राजा के हाथ में इतने बड़े साम्राज्य को रखा हुआ था और ये लंबे समय तक चला। लेकिन इसके बाद जो मौर्योत्तर काल होता है यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में छोटे छोटे अनेक साम्राज्य और विदेशी आक्रमणों की वजह से किसी एक राजा के या किसी एक वंश के हाथ में पूरे साम्राज्य की सत्ता नहीं आ पाई। कई साम्राज्य के कई टुकड़े हुए मौर्यों के बाद और उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने राज किया। ये विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की स्थिति काफ़ी लंबे समय तक, ये करीब 500 साल तक ये बनी रही। इसके बाद गुप्तों का जो उदय होता है, इसमें हम पाते हैं कि गुप्त साम्राज्य जो स्थापित हुआ, इसमें वापस से एक छत्र और एकीकृत साम्राज्य स्थापित करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। ये गुप्त काल जो था, इसकी और भी बहुत कई अलग वजह है कि इसको एक अलग से काल के रूप में, कालखंड के रूप में हम पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा गुप्त साम्राज्य जो था, इसका जो काल था, इसे हम स्वर्णिम युग या गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो सिर्फ इसलिए नहीं कि ये जो फर्स्ट, इसका जो पहला जो संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम, उसने सोने के सिक्के चलवाए थे बड़ी मात्रा में। लेकिन इसके अलावा जो सबसे प्रमुख कारण ये है कि गुप्त साम्राज्य के समय पे, गुप्त काल में ये कला, संस्कृति, कृषि, व्यापार, हर क्षेत्र में प्रगति हुई और कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में, विशेषकर भवनों के निर्माण में, मंदिरों के निर्माण में ये बहुत, और यहाँ की जो स्थापत्य कला थी वो विदेशी जो प्रभाव था वो भी इसमें नहीं था। तो बड़ा एक अलग प्रकार की संस्कृति यहाँ डेवलप होती है और वो जो कल्चरली काफ़ी रिच करती है इसको। तो इसलिए भी ये इसको स्वर्णिम काल या गोल्डन पीरियड बोलते हैं। इसके बारे में देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य की जो है हमें डिटेल्स कैसे पता चलती है इतनी सारी। तो इसके कई स्रोत हो सकते हैं गुप्त काल को जानने के लिए। पहला तो साहित्यिक स्रोत है, जैसे लिटरेरी वो कहते हैं, तो लिटरेचर बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे कि एक पुराण या धार्मिक स्रोत, जैसे आपका ब्राह्मण ग्रंथ, और पुराणों में जैसे 18 पुराण हुए, लेकिन 18 में से कुछ ही पुराण, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और ब्राह्मण पुराण, इस तरह के कुछ 4-5 पुराण ऐसे थे जिनसे खासकर जो है इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा काव्य हैं, नाटक हैं, बहुत सारे यात्रा वृत्तांत हैं। 2 विदेशी यात्री जो चीनी यात्री थे, उनकी खास जो यात्रा वृत्तांत है वो बहुत ही महत्व की हैं। जैसे आपका इत्सिंग है, इससे पहले फाहियान है। फाहियान जो चीनी यात्री था, उसने यहाँ भ्रमण किया। यहाँ ये जानने के लिए उसने भ्रमण किया कि यहाँ बुद्ध काल की जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, उसके बारे में कोई और डिटेल्स या उनसे रिलेटेड कोई टेक्स्ट मिल जाए, या इन चीज़ों की खोज में वो आया था। लेकिन उसके अलावा उसने बहुत सारी डिटेल दी अपनी यात्रा वृत्तांत में, और उससे हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन की बड़ी जानकारी खूब मिलती है इस पर। उसके अलावा जो इत्सिंग है वो काफ़ी लंबे समय के बाद का है, इत्सिंग का यात्रा वृत्तांत, लेकिन फिर भी वो डिटेल देता है गुप्त काल का। जैसे ये हर्ष की मृत्यु के बाद के काल में आया, लेकिन वो देता है उसमें डिटेल कि ये 500 साल पहले एक शासक गुप्त नाम का था, उसने यहाँ, तो उस टाइम की डिटेल देता है। यानी जो गुप्त वंश का जो संस्थापक था, श्रीगुप्त, या जिसे हम गुप्त भी बोलते हैं, वो जो आदि पुरुष, जो गुप्त वंश का आदि पुरुष यानी गुप्त जो है, या श्रीगुप्त जिसे कहें, उसके बारे में भी डिटेल ये इत्सिंग देते हैं।
तो ये 2 विदेशी यात्री थे जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत दिए। इसके अलावा अभिलेखों से हमें ज्ञान होता है इस कालखंड के बारे में। अभिलेखों से हमें बहुत सारे शिलालेख हैं, लौह स्तंभ हैं, और जैसे मेहरौली वाला लौह स्तंभ है उसमें चंद्रगुप्त का डिटेल है। उसमें चंद्र नामक शासक के बारे में लिखा हुआ है। वो संभवतः यही चंद्रगुप्त है प्रथम, जो गुप्त काल का है। और इसके अलावा जो है एक और डिटेल है कि प्रयाग प्रशस्ति है जो समुद्रगुप्त के काल में है। समुद्रगुप्त आप पाएंगे कि ये जो चंद्रगुप्त का जो पुत्र है समुद्रगुप्त, उसके काल में ये बना। और फिर कुमारगुप्त के ये विलसाड, भरहुत, ये सब अभिलेख हैं। इनके बारे में अभिलेखों से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन इसके अलावा मुद्राएं हैं और मोहरें हैं, स्मारक हैं, जैसे कि मंदिर निर्माण, भवन निर्माण। उस काल के ये जो कला है इतनी विकसित थी कि इसके हर एक कोने से हमें इस युग के बारे में पता चलता है। अब इसमें हम काव्यों के बारे में अगर बताएं तो इसके इनके स्रोत, जो साहित्यिक स्रोत हैं, उनमें काव्य और नाटक, पुराणों के बारे में बता दिया कि क्या क्या पुराण थे, लेकिन काव्य और नाटकों का अगर देखें तो काव्यों में विशाखादत्त, वृज्जिका और प्रवरसेन, कई ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपना योगदान दिया इस साहित्यिक स्रोत में। जैसे कि विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस है और देवी चंद्रगुप्तम है। इस तरह से कई सारे डिटेल्स हैं जो हमें कहीं न कहीं से बताते हैं कि गुप्तों का कैसा प्राचीन इतिहास रहा है। ये हम इसके बारे में थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसके जितने शासक हुए हैं वो उन्होंने कैसे कैसे इसको। गुप्त वंश के जो हैं शासक हैं, उनकी उत्पत्ति के बारे में कई मत हैं अलग अलग, इसलिए ये विवादास्पद स्थिति अभी तक बनी हुई है। ये निर्णय कर पाना बड़ा असंभव सा है कि वो एक्चुअली किस वर्ण से ताल्लुक़ रखते थे। जैसे कि अगर देखा जाए तो एक इतिहासकार हैं डॉक्टर KP जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल। उनका मत ये है कि जो कौमुदी महोत्सव है उसके अंदर जो उस नाटक में जो कैरेक्टर है, एक पात्र है चंडसेन, उसकी पहचान उन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम से की है। फिर एक और इतिहासकार हैं गौरीशंकर ओझा, वो उसे क्षत्रिय बताते हैं क्योंकि परवर्ती यानी बाद के काल में जो है कुछ साहित्यों में उसको क्षत्रिय बताया गया है। और फिर कुछ इतिहासकार हैं जो उसे ब्राह्मण यानी पुष्यमित्र शुंग से रिलेट करते हैं। पुष्यमित्र शुंग के एक उसका संबंध जो है पट्ट महिषी धारणी से करते हैं, उसका धारण गोत्र से। कुछ लोग जो हैं, कुछ इतिहासकार हैं, उसे वैश्य बताते हैं। तो इस तरह से काफ़ी अलग अलग मत हैं और ये विवादित है, तो इसलिए इसका अभी तक निर्धारण नहीं हो पाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गुप्त वंश के शासक हैं, इन्होंने अलग अलग उपाधियां धारण की। उन उपाधियों में कई ऐसी, जैसे कि पहले और दूसरे शासक जो श्रीगुप्त और घटोत्कच, तो श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की। महाराज की उपाधि धारण करने से ये नहीं साबित हो जाता है कि वो बहुत बड़े महाराज थे। वो किसी सीमित सामंती क्षेत्र के किसी एक राजा जैसे रहे होंगे। लेकिन गुप्त वंश में ये जो है इस पूरे काल में ही अपनी पराकाष्ठा को, अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए इन्होंने उपाधियां धारण की। तो लेकिन जो चंद्रगुप्त प्रथम था, पहला वास्तविक संस्थापक, उसने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इस तरह से और भी शासक हैं।
तो सभी ने कुछ ना कुछ उपाधि धारण की। तो जैसे अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त जो है उसने पराक्रमांक की उपाधि धारण की, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। फिर इस तरह से महेंद्रादित्य जो है, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य होते हैं, फिर स्कंदगुप्त क्रमादित्य। इस तरह से अलग अलग उपाधियां धारण करने की एक प्रवृत्ति सी थी उस काल में गुप्त वंश के शासकों के अंदर। और इन उपाधियों से वो एक तरह से अपना वर्चस्व भी स्थापित कर रहे थे, और अपने आप को वहाँ पे जैसे जैसे वो अपना विस्तार कर रहे थे उतना उनका ख्याति उनकी बढ़ रही थी। ये एक छोटा सा इतिहास था इनका। और गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त के बारे में डिटेल जो है प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। उसमें इसको आदिराज बताया गया है, यानी आदि पुरुष हैं ये गुप्त वंश के। फिर उसके बाद इसके बारे में इत्सिंग जो चीनी यात्री है उसने भी बहुत सारी डिटेल दी हैं। उसमें ये बताया है कि मगध में एक मंदिर का निर्माण श्रीगुप्त ने करवाया, 24 गांव दान दिए इसके लिए। तो ये छोटी मोटी डिटेल्स इसकी दी हुई हैं श्रीगुप्त के बारे में। इसके बाद घटोत्कच गुप्त जो उसका उत्तराधिकारी है उसके बारे में डिटेल भी प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख, और एक और ताम्रपत्र अभिलेख है रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेख। इसके अलावा जो है ज़्यादा डिटेल घटोत्कच गुप्त के बारे में नहीं है। दोनों श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त दोनों ने ही महाराज की उपाधि धारण की थी, ये भी बताया गया है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो है शासक बनता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक संबंध से लिच्छवियों से विवाह, यानी कुमार देवी लिच्छवियों की जो राजकुमारी थी उससे विवाह किया। फिर लिच्छवी से उनका एक पुत्र श्रीगुप्त होता है। श्रीगुप्त अपने आप को लिच्छवी दौहित्र बताता है। वो ये बताकर बड़ा गौरवान्वित होता है, उसके सिक्कों से ये जानकारी प्राप्त होती है। और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में भी ये डिटेल है कि बहुत बड़ा साम्राज्य उसने स्थापित किया था, यानी एक्चुअल जो संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक जो है गुप्त वंश का, चंद्रगुप्त प्रथम ही माना जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक संबंधों के अलावा युद्धों से भी ये जो है युद्ध नीति से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और लिच्छवियों से विवाह के कारण भी उसके आसपास के सभी क्षेत्र उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद समुद्रगुप्त जो शासक बनता है। समुद्रगुप्त को एवी स्मिथ ने भारत का नेपोलियन, यानी जो फ्रांस का राजा नेपोलियन था, उसकी संज्ञा उसकी मतलब उसके समतुल्य कहा है। क्योंकि एक डिटेल में ये है कि 100 युद्धों का विजेता है वो, इसलिए उसको ऐसा एवी स्मिथ ने कहा है। इसके बारे में ये डिटेल है कि साउथ में 12 तरह के 12 राजाओं से उसका सामना होता है, उनसे युद्ध होता है, और उसने 3 नीतियाँ अपनाई थी उनसे साम्राज्य हथियाने, मतलब उनसे अपना साम्राज्य विस्तार के लिए साउथ में उसने 3 नीतियाँ अपनाई थी। दक्षिण अभियान इसे कहा जाएगा। और तीनों नीतियों में जैसे ग्रहण है एक, फिर और अनुग्रह है, मोक्ष है, यानी इसको जैसे पराजय के बाद उनको माफ़ कर देना, इस तरह से। तो ये नीतियों के कारण समुद्रगुप्त काफ़ी बड़ा विस्तार कर लेता है अपने साम्राज्य का। इसके बाद जो है इसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपने पितामह की तरह जो है वैवाहिक संबंधों से अपने साम्राज्य का विस्तार काफ़ी किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग वंश में विवाह किया। तो कुबेर नागा से उसका विवाह हुआ, जिससे प्रभावती गुप्त, जिसका अभिलेख पूना अभिलेख के बारे में आपसे चर्चा की थी, तो प्रभावती गुप्त पैदा होती है नागा से, कुमार नागा से। तो ये इसका नागवंश से वैवाहिक संबंध होता है। इसके बाद जो इसकी पुत्री है प्रभावती गुप्त, इसका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय करता है
वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। तो इस तरह से वाकाटकों से भी इसका वैवाहिक संबंध होता है, कदम्ब राजवंश से भी इसका संबंध है, और काफ़ी इस तरह से ये एक अपना विस्तार करता है। इसके बाद जो इसका पुत्र आता है वो कुमारगुप्त है। कुमारगुप्त के काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, और ये एक बड़ा जो है कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था। तो गुप्त वंश में जो है कला और संस्कृति जो है फली फूली बहुत अच्छे तरीके से, और इसीलिए इसको स्वर्णिम युग कहा जाता है। इवन चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को गुप्त वंश का स्वर्णिम युग कहा जाएगा। और उसने चांदी के सिक्के चलवाए, चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के चलवाए थे। और फिर एक और नालंदा विश्वविद्यालय का तो स्थापना। फिर जो आखिरी शासक था स्कंदगुप्त, उसके टाइम पे हूणों का आक्रमण हुआ। अब वो जो अंतिम योग्य शासक इसे कहेंगे। इसके बाद भी बहुत सारे शासक हुए इस युग में, इस वंश में, लेकिन वो सब एक तरह से निष्क्रिय ही रहे और अयोग्य थे। तो जो अंतिम जो है प्रतापी शासक था वो स्कंदगुप्त कहा जाएगा। स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था, उससे काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था ये साम्राज्य। ये छोटी सी डिटेल थी गुप्त साम्राज्य के बारे में।